हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम करेंगे स्टैंडर्ड 10th मैथ्स 1 का चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। अलजेब्रा ज्योमेट्री का पूरा पोर्शन हो गया है और काफी बच्चे रिक्वेस्ट कर रहे थे कि सॉल्व्ड एग्जांपल्स जो है वो हम लोगों को बहुत डिफिकल्ट लगते हैं। प्रैक्टिस सेट 1.5 के पहले जो सॉल्व्ड एग्जांपल्स हैं, जो वर्ड प्रॉब्लम्स है, उसमें बहुत लोगों को प्रॉब्लम आ रहा है, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया जिसमें हम लोग सारे सॉल्व्ड एग्जांपल्स जो प्रैक्टिस सेट 1.5 के पहले दिए हुए हैं वो सॉल्व करेंगे। अगर आपको ये पूरा चैप्टर समझना है तो यहाँ पे ऊपर लिंक आएगा, उस पर क्लिक करो, उसमें लाइन वाइज अलजेब्रा के सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे। चैनल पे ज्योमेट्री और साइंस के वीडियोस भी है, सब्सक्राइब कर दो, आपको सारे वीडियोस का लिस्ट मिल जाएगा। चलो शुरू करते हैं। 1.4 खत्म होने के बाद यहां से सॉल्व्ड एग्जांपल शुरू होते हैं, तो चलो देखते हैं। अब यहां पे दिया हुआ है द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल इज 40 सेंटीमीटर्स। पहले तो एक रेक्टेंगल है फिगर, वो ध्यान में रखना है, दिमाग में रखना है, और उसका पेरीमीटर दिया हुआ है। एक कंडीशन आपको मिल गई, द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज मोर देन डबल इट्स ब्रेड्थ बाय 2। दूसरी कंडीशन मिल गई, आपको फाइंड करना है लेंथ एंड ब्रेड्थ। तो अपन पहले ले लेते हैं लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल x सेंटीमीटर, ब्रेड्थ को ले लेते हैं y सेंटीमीटर। बना दिया एक रेक्टेंगल, लेंथ को ले लिया x, ब्रेड्थ को ले लिया y। सबसे पहली कंडीशन क्या है, वो बोल रहा है पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल इज 40 सेंटीमीटर। पेरीमीटर मतलब क्या, चारों साइड का सम। और रेक्टेंगल में देखो, ये x तो ये x, ये y तो ये y, ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती है। चारों को ऐड कर देंगे, x प्लस y प्लस y, तो आना चाहिए 40। x प्लस x क्या होता है 2x, प्लस y क्या होता है 2y। ये चारों को प्लस करके 40 आना चाहिए, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, ऐसे ही सीधा ये कंडीशन लिखा और यहां पे 2 ब्रैकेट में ले लिया। देखो अंदर बचेगा x प्लस वाई इक्वल टू 40। ये रहा पहला कंडीशन फ्रॉम फर्स्ट कंडीशन, ठीक है। आया समझ में कैसे आया, ये 2x प्लस 2y कैसे आया, x प्लस y इक्वल टू 40। ये पेरीमीटर है, x प्लस x होता है 2x, y प्लस y होता है 2y, करेक्ट। तो ऐसे आ गया फर्स्ट कंडीशन, 2 इंटू एक्स प्लस वाई इक्वल टू 40। अब यहां पे देखो, इधर 2 है, इधर 40 है, ये 2 यहां पे मल्टीप्लाई हो रहा है। तो अगर मुझे 2 यहां से निकालना है तो मुझे 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो मैं दोनों साइड 2 से डिवाइड कर दूंगा, ठीक है। तो यहां पे 2 कट हो जाएगा और यहां आ जाएगा 2 1 जार 2 2 जार 4 2 0 जार 0। तो मुझे मिल गया x प्लस वाई इक्वल टू क्या बचा, 20/1 इज 20, ठीक है। यहां पे आ गया ये वाला इक्वेशन। सेकेंड कंडीशन क्या बोल रहा है, एकदम अच्छे से देखना, द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज, लेंथ क्या है अपना x, तो हम लोग बोलेंगे लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज मतलब इक्वल टू मोर देन डबल इट्स ब्रेथ बाय 2, मोर बाय 2, ठीक है। मोर बाय 2 बहुत इंपॉर्टेंट है। मोर मतलब प्लस, कितने से ज्यादा है, 2 से ज्यादा है, किससे, देन मतलब किससे, डबल इट्स ब्रेथ। ब्रेथ कितनी है y सेंटीमीटर, उसका डबल इट्स ब्रेथ मतलब 2y, ठीक है। y इज ब्रेथ, डबल इट्स ब्रेथ मतलब 2 टाइम्स, डबल का मतलब 2y। ये एक इक्वेशन मिल गया, x इक्वल टू 2y प्लस 2। देखो ये रहा, आया समझ में, स्टेप वाइज कैसे लिखा। और ये 2y को इधर लेके आओ तो बन जाएगा x माइनस 2y इक्वल टू 2, ठीक है। प्लस 2 इधर ही है ना, मुझे मिल गया फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन। अब इसको आप कैसे भी सॉल्व कर सकते हो, आपको नॉर्मली सॉल्व करना है नॉर्मली करो, डिटर्मिनेंट मेथड यूज करना है डिटर्मिनेंट मेथड यूज करो, कोई प्रॉब्लम नहीं। इक्वेशन कैसे सॉल्व करते हैं उसके मार्क्स आपको अलग नहीं मिलने वाले। हाँ, अगर उसने बोला है कि भाई इक्वेशन भी यहां पे डिटर्मिनेंट मेथड से ही करो, तो आपको इक्वेशन डिटर्मिनेंट मेथड से ही करना पड़ेगा। तो यहां पे टेक्स्ट बुक में डिटर्मिनेंट मेथड किया है, देखो फर्स्ट इक्वेशन यहां पे लिख दिया और सेकंड इक्वेशन यहां पे लिख दिया। कैसे करते हैं, x के नीचे x, y के नीचे y और कांस्टेंट के नीचे कांस्टेंट इक्वल टू के बाद, याद है ना फॉर्म। तो इसका हम लोग क्या करेंगे, क्रैमर्स रूल या क्रेमर्स रूल, जो भी आप उसको बोलते हो। यहां पे क्रेमर्स रूल से d निकाल लिया। d मतलब क्या होता है, d मतलब इसके कोएफिशिएंट 1 1 और यहां पे भी 1 और यहां पे -2 साइन के साथ, ठीक है। यहां पे खाली 1 क्यों बोला, प्लस 1 क्यों नहीं बोला, बिकॉज प्लस हम जनरली बोलते नहीं। तो 1 1 1 -2 आएगा, ये रहा 1 1 1 -2। इसको सॉल्व किया, आंसर आया यहाँ पे -3। चेक कर लेते हैं राइट किया है कि नहीं। 1 इंटू -2 -1 इंटू 1, यह आ जाएगा -2, यह आ जाएगा -1 -3, करेक्ट है। dx क्या होगा, जो x का कॉलम है ना यहाँ पे, उधर कॉन्स्टेंट्स आ जाएंगे। कॉन्स्टेंट्स क्या थे, कॉन्स्टेंट्स थे 20 और 2, ठीक है। ये बार बार आगे पीछे करने में कंफ्यूजन होगा, तो ये मैं पीछे पेस्ट कर रहा हूं इक्वेशन। ये इक्वेशंस मैंने पीछे से यहां पे पेस्ट कर दिया। अब dx निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, dx निकालने के लिए ये वाला जो कॉलम है उसमें लिखूंगा 22। ये वाला कॉलम ऐसे कैसे कॉपी करूंगा, 20 इंटू -2 -2 इंटू 1 या 1 इंटू 2।
ये आ जाएगा प्लस इंटू माइनस, माइनस 22 जार 40, और यहां पे देखो माइनस 1 इंटू 2 इज 2, तो माइनस 2 ही रहेगा बिकॉज साइन चेंज नहीं होगा। माइनस 40 माइनस 2 इज माइनस 42। dy में क्या करेंगे, इसको देखने का, अभी इसको नहीं देखने का। इसमें यही वाले में हम y वाला कॉलम रिप्लेस कर देंगे कांस्टेंट से 22, और ये 1 1 वाला सेम टू सेम कॉपी होगा। इसको सॉल्व करेंगे 1 इंटू 2 माइनस 1 इंटू 20, कितना आता है 1 इंटू 2 इज 2, 20 इंटू 1 इज 20, 2 में से 20 निकालो, छोटे नंबर में से बड़ा निकाला, आंसर नेगेटिव आने वाला है, नेगेटिव लिखा, 20 माइनस 2 किया 18 आया। ठीक है, तो d मिल गया, dx मिल गया, dy मिल गया। x की वैल्यू क्या होगी बाय क्रेमर्स रूल, dx अपॉन डी, y की वैल्यू होगी dy अपॉन डी। इन्होंने ना सब कुछ लिखा नहीं है, अगर आपने मेरे बाकी वीडियोस देखे तो आपको पता होगा कि मैं यहाँ पे सब कुछ लिखता हूं, बाय क्रेमर्स रूल, इक्वेशन 1, डिवाइड किया तो डिवाइड, सब कुछ लिखने का। 1 2 लाइन 4 लाइन एक्स्ट्रा लिखने से ज्यादा टाइम भी नहीं जाएगा और टीचर अच्छे मार्क्स देगी। देयरफॉर x इज इक्वल टू dx के जगह पे आ जाएगा -42 और d के जगह पे आ जाएगा -3। यहां पे देखो ये माइनस माइनस कैंसिल, 3 1 जार, और यहां हो जाएगा 3 1 जार 3, रिमाइंडर 1 बचा, 12 हो गया, 3 4 जार 12, 14 अपॉन 1 कितना होता है 14, तो x आ गया आपका 14। वैसे ही y क्या होगा, dy अपॉन डी, dy है -18 और d है -3, फिर से माइनस माइनस कट, 3 और 18 में 3 1 जार 3 6 जार, 6 अपॉन 1 होता है 6। आपको x 14 मिला, y 6 मिला। ये फाइनल आंसर नहीं है क्योंकि x और y आपने लिया है। फाइनल आंसर क्या है कि x और y क्या थे, x था अपना लेंथ और y था अपना ब्रेथ, यूनिट नहीं भूलना है, तो फाइनल आंसर लिख दिया। देयरफॉर लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज 14 सेंटीमीटर्स एंड ब्रेथ क्या था y, ब्रेथ इज 6 सेंटीमीटर्स, खत्म। ठीक है, तो यहां पे अपना फर्स्ट वाला जो बहुत ही इजी एग्जांपल है वो खत्म होता है। इसमें इन लोगों ने डायरेक्ट कंडीशंस लिए, वो समझने में कुछ बच्चों को डिफिकल्ट होता है। ठीक है, और ये सेकंड कंडीशन मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन करके दिखा, एक बार फिर से देख लो। द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज, लेंथ मतलब x इज मोर देन डबल इट्स ब्रेथ बाय 2, मोर मतलब प्लस, बाय कितना 2, किससे, देन डबल इट्स ब्रेथ, डबल इट्स ब्रेथ, y ब्रेथ है तो डबल मतलब 2 टाइम्स, तो x इक्वल टू 2y प्लस 2 मिल गया। ठीक है, आपको ये सारे एग्जाम्पल्स अभी क्या करना है, ये क्वेश्चन यहां पे कॉपी करके खुद से पूरा सॉल्व करना है। फिगर बनाने की जरूरत नहीं होती, बट बनाओगे ना तो क्लैरिटी बहुत रहती है दिमाग में कि अच्छा ये x x, ये y y, फॉर्मूला सीधा याद करोगे तो हो सकता है मिस्टेक हो जाए। एक बार ये फिगर बना दिया तो कोई चांस ही नहीं मिस्टेक करने का। ओके, तो एग्जाम्पल 1 यहां पे होता है खत्म। सेकेंड एग्जाम्पल दिया है, ऐसे एक पोस्टर लगाया हुआ है जिसमें लिखा है सेल 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 ओनली फॉर 2 days। ये हमारे कुछ काम का नहीं है, ये घड़ी भी हमको कॉपी करके बनानी नहीं है, हमको इंटरेस्ट है इसमें और ये दो इंफॉर्मेशन। क्या बोल रहा है, आई हैव सम एनालॉग रिस्ट वॉचेस एंड सम डिजिटल रिस्ट वॉचेस। एनालॉग मतलब ये जो हैंड्स ऑफ क्लॉक रहते हैं, डिजिटल मतलब जिसमें स्क्रीन होती है। ठीक है, आजकल तो सब स्मार्ट वॉचेस पहनते हैं, लेकिन आप एग्जाम में स्मार्ट वॉच नहीं पहन सकते। ठीक है, ध्यान रखना और वॉच पहनने की आदत डाल लो, बिकॉज आपको एग्जाम में वॉच लगेगा, बिकॉज आपको पता करना पड़ेगा कितने टाइम में कितना क्वेश्चन हो रहा है, कितना टाइम बाकी है, हमेशा वॉच पहनना है। आई एम गोइंग टू सेल देम एट अ डिस्काउंट। ठीक है, ये एनालॉग रिस्ट वॉच और डिजिटल रिस्ट वॉच वो डिस्काउंट पे बेच रहा है, बिकॉज आजकल तो स्मार्ट वॉचेस ले रहे हैं लोग। फर्स्ट डे के सेल पे क्या हुआ, उसने एनालॉग वॉच 11 बेचे, डिजिटल वॉच 6 बेचे, और उसको कितने पैसे मिले, इतने पैसे मिले। बता नहीं रहा कि एनालॉग और डिजिटल का अलग अलग प्राइस क्या है। सेकेंड डे पे भी सेल था और उसने एनालॉग वॉच 22 बेचे, आप जैसे बच्चे जाके फटाफट खरीद रहे हैं, और डिजिटल वॉच उसने सिर्फ 5 बेचे। रिसीव्ड अमाउंट कितना है, 7330। इतना पैसा उसको मिला। क्वेश्चन क्या पूछा है, फाइंड सेलिंग प्राइस ऑफ रिस्ट वॉच ऑफ ईच टाइप। मतलब एनालॉग का क्या प्राइस, डिजिटल का क्या प्राइस। फर्स्ट डे और सेकेंड डे दोनों दिन पे एनालॉग की प्राइस सेम है। ठीक है, ऐसे मत सोचो अलग अलग प्राइस पे बेचा, किसी ने निगोशिएट करके भाव किया होगा, बार्गेन किया होगा, बोला होगा अरे 1000 का 200 में दे, है ना, नहीं है वो सब। फालतू का दिमाग लगाना ही नहीं है, दिमाग लगाना है लेकिन फालतू का नहीं। तो अब उसने पूछा है सेलिंग प्राइस ऑफ रिस्ट वॉच ऑफ ईच टाइप। एनालॉग और डिजिटल दो ही टाइप के वॉचेस है, तो हम बोलते हैं भाई ठीक है, एनालॉग का प्राइस ले लेते हैं x रुपीस और डिजिटल का ले लेते हैं y रुपीस। ठीक है, इधर भी सेम आएगा। अगर उसने 11 एनालॉग वॉच बेचे और एक वॉच x का बेचा, तो उसको टोटल पैसा एनालॉग वॉच से कितना मिलेगा, 11 इंटू एक्स ना। अगर एक वॉच 200 रुपीज का है, उसने 3 वॉचेस बेची, या एक वॉच 2 रुपीज का है और उसने टोटल 3 वॉचेस ऐसी बेची, तो टोटल उसको कितना पैसा मिलेगा, 2 इंटू 3 विच इज 6 रुपीज ना। 2 रुपए की वॉच नहीं है यहाँ पे, पोकेमॉन या डोरेमॉन वाली नहीं है। ठीक है, अच्छी वॉचेस, देखो फोटो अच्छा दिया हुआ। तो यहाँ पे एनालॉग के पैसे कितने मिलेंगे, 11 इंटू एक्स। ये यहाँ पे मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूं, आपको नहीं लिखना। और डिजिटल वॉच उसने 6 रुपए की
6 वॉचेस बेची और एक वॉच y रुपीज की है, तो टोटल उसको कितने पैसे मिलेंगे 6y। और हमको बोला है टोटल उसको इतने मिल रहे हैं, हमको पता है कि x और y में देखें तो टोटल इतना मिलना चाहिए 11x प्लस 6y। तो मेरा फर्स्ट इक्वेशन तो यहीं पे बन जाता है, क्या बन जाता है 11x प्लस 6y इक्वल टू 4330। तो मैंने यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन लिख दिया, बाद में सोल्यूशन पीछे देखेंगे हम लोग, पर पहला इक्वेशन तो यहां बन गया आपका। सिमिलरली यहां पे भी 22 एनालॉग वॉच है, एक वॉच का भाव क्या है x, तो उसको कितना मिलेगा उससे 22x। सिमिलरली डिजिटल वॉच 5 बेचे और एक वॉच का 5 रुपीज है, तो उसको मिलेगा 5y। अगर मुझे टोटल पैसा निकालना तो आएगा 22x प्लस 5y, जो यहां पे दिया हुआ है कि टोटल पैसा कितना मिला उसको 7330। तो दूसरा इक्वेशन मिला आपको 22x प्लस 5y इक्वल टू 7330। ठीक है, काफी सिंपल, दो इक्वेशंस मिल गए। अब इक्वेशन मिल गए, उसके बाद हमको कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो घड़ी बेच रहा है, घड़ा बेच रहा है, दूध बेच रहा है, कुछ भी बेच दे, हमको तो x और y फाइंड करने और लास्ट में हम x और y की वैल्यू निकाल देंगे। इसको सॉल्व कैसे करेंगे, जो मर्जी में आए वैसे करेंगे। इसका मतलब ये नहीं कि कंप्यूटर पे कर लेंगे या कैलकुलेटर में कर लेंगे, कॉपी करके कर लेंगे, नहीं, सॉल्व करना है। मेथड तुम्हारी मर्जी है, मैंने इतने सारे मेथड सिखा दिए, कहीं से भी कर सकते हो। ठीक है, तो चलो पीछे एक बार इक्वेशंस देख लेते हैं, ये पेज के आगे जाके देखो 11x प्लस 6y 4330 और दूसरा है 22x प्लस 5y इक्वल टू 7330। ठीक है, यहां पे लिखना पड़ेगा, देखो लेट सेलिंग प्राइस ऑफ ईच एनालॉग वॉच भी ₹x, सेलिंग प्राइस ऑफ ईच डिजिटल वॉच भी ₹y। ये रुपीज जो लिखा है ना भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है यूनिट। अगर रेक्टेंगल था तो रेक्टेंगल में भी सेंटीमीटर लिखना बहुत जरूरी है। लेट द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल बी x सेंटीमीटर एंड ब्रेड्थ बी y सेंटीमीटर। फाइनल आंसर लिखा, उसमें भी यूनिट्स लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आपको ये दो इक्वेशन मिल गए, एक और दो, आपको ये सॉल्व करना है। अब इसको सॉल्व करने के बहुत सारे तरीके हैं। आपको देखो यहाँ पे 6y है और 5y, क्या आप इन दोनों नंबर्स को सेम कर सकते हो? हाँ, कर सकते हैं। 5 और 6 में अगर मैं टेबल देखूं तो दोनों में 30 आता है, लेकिन अगर मुझे वैसा करना है तो मुझे इसको 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मतलब पूरे इक्वेशन को 5 से। इसको अगर मुझे 30 बनाना है तो पूरे इक्वेशन को 6 से करना पड़ेगा, 2 बार मल्टीप्लीकेशन करनी पड़ेगी। इजी क्या है, ये 11 है और 22 है, क्या मैं ये 11 को 22 बना सकता हूं? यस, खाली 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, लेकिन खाली 11 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो बाकी सब बुरा मान जाएंगे, तो मैं पूरे इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय 2 वी गेट, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो 11 2 हो गया 22, साथ में x फ्री। इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 6 हो गया 12, साथ में y फ्री। इसको जब 2 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आएगा, देखो 4330 मल्टीप्लाइड बाय 2, 2 0 0, 2 3 6, 2 3 6, 2 4 8, 8660। तो मुझे थर्ड नंबर इक्वेशन मिल गया। अब देख लो, अब ये दोनों सॉल्व करना कितना इजी है, यहां भी 22x, यहां पे भी 22x। किससे किसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, किसको भी किससे कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं इनकी जगह होता ना, टेक्स्ट बुक वाले की जगह पर, तो मैं सेकंड इक्वेशन को थर्ड से सब्ट्रैक्ट करता ताकि माइनस आने का चांस ही ना हो। इन्होंने क्या किया, थर्ड इक्वेशन को सेकंड में से सब्ट्रैक्ट किया। थर्ड इक्वेशन में देखो ना, बड़ा नंबर है, अगर इसको मैं इसमें से सब्ट्रैक्ट करता हूं तो मुझे पता है नेगेटिव आंसर आने वाला है। फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कुछ बच्चों को नेगेटिव में डर लगता है, और यहाँ पे देखो एक एक्स्ट्रा स्टेप हो जाता है, दिखता है तो खराब दिखता है ना, यहाँ पे एक और लाइन माइनस माइनस लेना पड़ता है। तो इससे अच्छा मैं क्या करता, मैं ऐसा लिख देता, मैं लिखता इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 3, ऐसे करता। तो क्या आता, देखो 22x प्लस 12y इक्वल टू 8660 माइनस क्या करेंगे 22x प्लस 5y इक्वल टू 7330। माइनस करूंगा तो ये तो माइनस हो गया, ये भी माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा। ठीक है, ये तो गया, 12 माइनस 5 हो जाएगा 7y, करेक्ट। और मुझे इक्वल टू में क्या मिलेगा, दोनों को माइनस करके 0 माइनस 0 0, 6 माइनस 3 3, 6 माइनस 3 3, 8 माइनस 7 1। दिख रहा है सेम मिलता है, लेकिन यहाँ पे माइनस माइनस ये कट होता है। ठीक है, अपने को डायरेक्ट ये मिल गया, क्योंकि पता था ये बड़ा नंबर है इसलिए मैंने उसको ऊपर लिया। आप ये वाला फॉलो करोगे तो भी कोई फर्क पड़ता नहीं है, ये ऑल्टरनेट वे में मैंने करके बताया आपको। ठीक है, दोनों में y का आंसर क्या आएगा, y विल बी इक्वल टू 1330। ये 7 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगा। 7 1 जार, ये हो जाएगा 7 1 जार 7, 63, 7 9 जार 63, 7 0 जार 0, तो y आ गया 190। इसी में से आया। ठीक है, ये 7 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां जाके अगर 7 को हटाया तो यहाँ जाके डिवाइड होगा। ठीक है, ऐसे जाएगा। तो y की वैल्यू क्या आ गई 190। ये y की वैल्यू 190 कहां पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, आप 1 2 3 किस में भी कर सकते हैं। सबसे छोटे नंबर्स कहां पे, देखो यहाँ पे, इसमें अगर यहां पे करोगे तो आपको ये 22 7330 बड़ा नंबर आ रहा है, तीनों में सब्स्टिट्यूट करके सेम आंसर आने वाला है, याद रखना।
तो आपका काम कम से कम जहां पे हो वहां पे करने का, और राइट भी मिलना चाहिए, तो अपन इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे। सबसे इजी तो है कि आगे वाले का आंसर कॉपी कर लो और सीधा एक्स लिख लो, लेकिन उसके मार्क्स नहीं मिलेंगे ना, फटके पड़ेंगे। तो ये करेंगे हम, ठीक है। यहाँ पे y के जगह पे डाल देंगे हम 190, ठीक है। देखो सेम इक्वेशन यहाँ पे कॉपी कर लिया और y के जगह पे डाल दिया 190, बाकी सब सेम। ये 6 इंटू 190 क्या आएगा, देखो 190 इंटू 6, 6 0 0, 6 9 54, 6 1 6 प्लस 5 11, तो आ गया 1140, ठीक है। ये 1140 उधर जाके यहाँ पे प्लस है, वहां जाके माइनस हो जाएगा। तो अगर मैं ऐसे ये लिखूं यहाँ पे तो 1140 इधर माइनस हो जाएगा, 4330 में से 1140 माइनस करूंगा। देखो बच्चों यहाँ पे ना कैलकुलेशन करते हो बहुत बच्चे क्या करते हैं, 1140 की जगह पे यहाँ पे लिख देंगे 1440 और फिर आंसर लिख के आएंगे और यार मिस्टेक ही नहीं मिल रही, दूसरी बार चेक करेंगे फिर भी नहीं मिलती मिस्टेक लोगों को। इसलिए हर एक नंबर जो लिख रहे हो एकदम आराम से देखकर कॉपी करना है। ये सिली मिस्टेक नहीं, सिला मिस्टेक्स है, वहां पे बहुत प्रॉब्लम होगा। आप कैलकुलेशन चेक भी करोगे तो आपको याद नहीं आएगा कि अच्छा मैंने ये कर लिया है, ठीक है। 0 - 0 0, ये 3 को बनाया 2, 13 - 4 क्या हो जाएगा 9, 2 - 1 1, 4 - 1 3, तो मुझे आंसर क्या आया देखो 3190। अब x फाइंड करना है तो x क्या आएगा, देखो 11x = 3190 है, तो मैं x क्या बोल सकता हूँ 3190 ऐसे ही रहेगा। ये 11 को मैं इधर भेज दूंगा, यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है वहां जाके डिवाइड होगा, तो देखो 11 1 ये हो जाएगा 11 2 22, बचा 9, 9 इधर आएगा तो 99 हो गया, 11 9 99, 11 0 0, 290 अपॉन 1 क्या होता है 290, तो x की वैल्यू आ गई 290। अब ये क्या था x और y, x और y था, x था सेलिंग प्राइस ऑफ ईच एनालॉग वॉच, y था सेलिंग प्राइस ऑफ ईच डिजिटल वॉच। तो हम लोगों ने क्या लिख दिया, x है 290, तो सेलिंग प्राइस ऑफ ईच एनालॉग वॉच इज ₹290 एंड ऑफ ईच डिजिटल वॉच जो हमको y आया है इज ₹190। ये नहीं भूलना है यूनिट्स, पीछे लिख दो रुपीस तो भी चलेगा, पूरा रुपीस लिख दो तो भी चलेगा, लेकिन यूनिट लिखना है, ठीक है। RS डॉट लिखोगे ना तो हो सकता है कोई टीचर को बुरा लग जाए, आजकल हम लोग रुपी का सिंबल ऐसे यूज करते हैं, तो आप भी ऐसे ही करेंगे। कैसा है, ऐसे हिंदी या मराठी का र और ऐसे एक लाइन डाल देनी, ठीक है। बहुत ब्यूटीफुल चाहिए, ऐसे ही चाहिए ऐसा नहीं, बट ऐसे कुछ भी मत बना देना, थोड़ा अच्छे से बनाना, इज्जत से करना है भाई, 10th है, ठीक है। तो ये इसका सोल्यूशन पूरा हो गया है यहाँ पे। इसी तरह हमने सेकेंड एग्जाम्पल भी कर लिया, ठीक है। थोड़ा अलग फॉर्मेट में क्वेश्चन था, एक पोस्टर जैसा आपको दिया था, बट सेम वे में सॉल्व करना था। आया समझ में? अभी आप क्या करेंगे, आप वीडियो पॉज करेंगे और एग्जाम्पल 2 पूरा खुद से करेंगे, ये सब देखेंगे नहीं, ठीक है। अभी करो बच्चों, आपका कॉन्सेप्ट ऐसा क्लियर होगा ना कि आपको बाद में ये वापस देखना भी नहीं पड़ेगा। और हॉट क्वेश्चन, सारे क्वेश्चंस आप एक बार टेक्स्ट बुक में जो दिया है पहले अच्छे से करो, सारे क्वेश्चंस आप कर पाओगे आगे जाके, ठीक है। एग्जाम्पल 3 में दिया है, ये बोट वाला एक मस्त वाला फिगर बनाया है यहाँ पे, ठीक है। ये आपको बनाना नहीं है एग्जाम में, सिर्फ क्वेश्चन एक्सप्लेन करने के लिए बताया। अ बोट ट्रैवल 16 किलोमीटर अपस्ट्रीम, अपस्ट्रीम मतलब अगर स्ट्रीम ऐसे नीचे फ्लो होके आ रही है ना, पहाड़ से आती है, तो बोट अगेंस्ट जा रही है, तो इसको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी ना अगेंस्ट स्ट्रीम जाने के। ये मैं एग्जाम्पल से समझाऊंगा आपको। अपस्ट्रीम कितना गई 16 किलोमीटर एंड 24 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम, नीचे कितना आई, वापस गई आगे और टर्न मार के आई, तो डाउनस्ट्रीम मतलब स्ट्रीम के डायरेक्शन में, तो खुद तो बोट भगा रहा है प्लस स्ट्रीम भी उसको धक्का दे रही है। और कितना टाइम लगा उसको, टोटल 6 घंटे लगे। अभी नेक्स्ट डे द सेम बोट ट्रेवल्स 36 किलोमीटर अपस्ट्रीम, 36 किलोमीटर ऊपर गई एंड 48 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम इन 13 आवर्स। फाइंड द स्पीड ऑफ द वाटर करंट, वाटर करंट मतलब इलेक्ट्रिसिटी वाला करंट नहीं, ये जो पानी फ्लो होता है ना उसको वाटर करंट बोलते हैं, एंड स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर, स्टिल वाटर मतलब नॉर्मल पानी जो फ्लो नहीं हो रहा, ठीक है। अब यहाँ पे 2-3 चीजों में कंफ्यूजन होता है। पहले तो कि ये दोनों टाइम स्ट्रीम की जो स्पीड है वो सेम है, ऐसा नहीं है कि दिन में चेंज हो रही है, एक्चुअल रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता, बट आपको क्वेश्चन समझ में आया उसके लिए इन लोगों ने ऐसा दिया हुआ है रियल लाइफ एग्जाम्पल। तो वाटर करंट की स्पीड जो है वो कांस्टेंट रहेगी, चेंज होती नहीं रहेगी। एंड स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर मतलब अगर पानी एकदम स्थिर है, कोई विंड नहीं है, तो ये आदमी जितनी ताकत ला सकता है उतनी ही ताकत से वो आगे जाएगी, वो स्पीड कितनी है बोट की। और ये आदमी बिल्कुल थकता नहीं है, 16 किलोमीटर तक सेम स्पीड से जाता है, 24 किलोमीटर नीचे भी सेम स्पीड से मेहनत करता है, ठीक है। काफी स्टैंडर्ड प्रॉब्लम है, बट इसका कॉन्सेप्ट समझने के लिए एक फिगर बताता हूं। आप लोग साइकिल चलाते हो, बोट तो आपने चलाई नहीं होगी शायद, बैठे होंगे, तो साइकिल में आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, इसलिए मैं साइकिल में देता हूं, सेम प्रिंसिपल यहां पे भी काम करेगा। इमेजिन करो आप साइकिल चला रहे हो, ठीक है।
आप साइकिल इस डायरेक्शन में 10 किलोमीटर पर आवर से चला रहे हो कांस्टेंट, आप जाते जाओगे आगे 10 के स्पीड से ही जाते जाओगे, करेक्ट। बट यहां पे आ जाता है सामने विंड। ये विंड बोलता है भाई तेरे को इतना इजी तो नहीं जाने दूंगा मैं, ठीक है, तेरे रास्ते में मैं रुकावट डालूंगा। वो क्या बोलता है, मैं 3 किलोमीटर पर आवर से धक्का मारता रहूंगा। तो अब साइकिल क्या स्पीड से आगे जाएगी, पहले वो 10 की स्पीड से आगे जा रही थी, लेकिन विंड ने 3 किलोमीटर वाला धक्का देखो यहां पे दिया ऐसे, तो साइकिल की स्पीड क्या हो जाएगी, पहले 10 थी, 3 ऑपोजिट में आ रहा है तो 10 माइनस 3 हो जाएगा ना 7, क्योंकि ये 10 में से ये 3 धक्का मार मार के कम कर देगा। कितना कम करेगा, ऑपोजिट डायरेक्शन में ना 3, तो 3 कम कर देगा, तो साइकिल की एक्चुअल स्पीड क्या हो जाएगी 7 किलोमीटर पर आवर। समझ में आया। वैसे ही अगर मैं साइकिल वापस ला रहा हूं तब क्या होगा, देखो साइकिल में वापस ला रहा हूं 10 किलोमीटर पर आवर से इस डायरेक्शन में, तो विंड बोलता है भाई मैं फिर से विंड मारूंगा लेकिन सेम डायरेक्शन में, कितना 3 किलोमीटर पर आवर से धक्का मारता है। तो आप चला रहे थे 10 की स्पीड पे और आपको 3 का और धक्का मिला, तो टोटल आपकी स्पीड क्या हो जाएगी, आपकी स्पीड हो जाएगी 10 + 3 विच इज 13। आया समझ में। विंड के ऑपोजिट जाओगे तब आपकी स्पीड कम होती है, बिकॉज विंड का रेजिस्टेंस लगता है ना। आपने साइकिल चलाई होगी तो आपको समझ में आएगा कि आगे से जब हवा आती है तो डिफिकल्ट होता है, साइकिल क्या चलना भी डिफिकल्ट होता है ना। और जब विंड के डायरेक्शन में विंड आपको पीछे से धक्का मारता है तो चलना इजी होता है, साइकिल चलाना तो बहुत इजी हो जाता है। तो 10 की स्पीड से जा रहे हो, विंड 3 से धक्का मार रहे हो तो 13 हो गया। ये वाले केस में क्या था, बोट था, ठीक है। बोट जब अपस्ट्रीम जाता है तो पानी उसको नीचे धक्का मारता है, तो उसकी स्पीड कम होती जाती है। अगर बोट की स्पीड धक्के से कम हुई, यहां पे सपोज ये 2 की स्पीड से साइकिल चला रहा था और विंड ने 3 से धक्का मारा, तो ये साइकिल कभी आगे जाएगी क्या, नहीं जाएगी, उल्टा पीछे जाएगी, ठीक है। तो ये आपको दिमाग में रखना है। चलो बोट में देखते हैं क्या होता है। बोट में ऐसे आएगा, देखो कि ये बोट इस तरफ लेके जा रही है लेकिन स्ट्रीम उसको ऑपोजिट डायरेक्शन में पुश कर रहा है। ये आगे कब जाएगी, जब इसकी जो स्पीड है वो स्ट्रीम की स्पीड से ज्यादा होगी, नहीं तो आगे जा ही नहीं पाएगी। ये वाले केस में ये एरो मैंने गलत बना दिया है, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। ये बोट ऐसे जा रही है, ठीक है, और ये स्ट्रीम इसको ऐसे पुश कर रही है, तो इसमें क्या होगा, स्ट्रीम की मदद मिलेगी इसको, ये जो स्पीड से जा रही है प्लस स्ट्रीम इसको एक्स्ट्रा एक पुश देगी। आया समझ में। तो उसकी जो नेट स्पीड होगी, टोटल स्पीड, वो ज्यादा होगी। आया समझ में, जैसे साइकिल में क्या वैसे का वैसा। तो यहां पे अगर मैं बोट की स्पीड लेता हूं स्टिल वाटर में, स्टिल वाटर मतलब स्ट्रीम वगैरह कुछ नहीं है, और तब बोट की स्पीड है x किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो मैं यहां पे लिख देता हूं x किलोमीटर पर आवर, और स्ट्रीम की स्पीड क्या है, स्ट्रीम की स्पीड है y किलोमीटर पर आवर। तो स्ट्रीम में ये बोट अगर ऊपर जाती है स्ट्रीम के अगेंस्ट, तो उसकी टोटल स्पीड क्या होगी, जो भी x है उसमें से y माइनस हो जाएगा, जैसे साइकिल में किया था। साइकिल 10 की स्पीड से जा रही थी, विंड 3 की स्पीड से उसको ब्लो कर रहा था, तो 3 तो खा जाएगा ना 10 का आधा जो स्पीड है 3 का, तो 10 माइनस 3 कितने की स्पीड से जाएगा 7। वैसे ही बोट कितने की स्पीड से जाएगी, x में से y कम हो जाएगा, तो मुझे मिलेगा x माइनस y किलोमीटर पर आवर। ये कब आएगी स्पीड, अप स्ट्रीम, स्ट्रीम के अगेंस्ट, ऊपर अप जाने में। ये अप नहीं बनाया मैंने, ऐसे बनाया, ठीक है। डाउन स्ट्रीम मतलब स्ट्रीम के डायरेक्शन में। अब यहां पे भी इसकी स्पीड जो है वो तो सेम ही है भाई, इसको इतने ही स्पीड से रो करने को आता है, और ये जो है स्ट्रीम ये भी y किलोमीटर पर आवर से ही आ रही है, ठीक है। तो इसकी नेट स्पीड क्या होगी, ये खुद x से जा रही है प्लस इसको y का एक धक्का मिल रहा है, तो टोटल स्पीड क्या हो जाएगी x प्लस y किलोमीटर पर आवर। तो अपस्ट्रीम जब जाएगा तब क्या होगा, स्पीड कम होगा, कितने से, y से, x माइनस y हो जाएगा, और डाउन स्ट्रीम आएगा तो धक्का मिलेगा स्ट्रीम का, तो स्पीड हो जाएगी x प्लस y। याद रखना है ये सिर्फ स्पीड है और कुछ नहीं। आया समझ में। तो अभी हम लोग इसके बाजू में लिख देते हैं अपस्ट्रीम स्पीड, और ये हो जाएगा डाउनस्ट्रीम स्पीड। आ गया समझ में। ये डायग्राम वगैरह वहां पे कुछ नहीं बनाना, आपके समझ में आया इसलिए मैंने एक्सप्लेन किया। चलो देखते हैं एग्जाम्पल में क्या दिया हुआ है। एग्जाम्पल में लिखा है लेट द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर बी x किलोमीटर्स पर आवर एंड द स्पीड ऑफ वाटर करंट, जो स्ट्रीम है, स्ट्रीम जिसको मैं स्ट्रीम बोल रहा था वाटर करंट है, राइट, इट बी y किलोमीटर पर आवर। तो फिर बोट की स्पीड डाउन स्ट्रीम क्या आएगी, डाउन जब जाएगा तब स्ट्रीम उसको धक्का देगा, बोट खुद x से जा रही है, स्ट्रीम का y का धक्का लगा, टोटल स्पीड हो जाएगी x प्लस y किलोमीटर पर आवर।
जब वो अपस्ट्रीम जाएगी बोट, स्ट्रीम के अगेंस्ट, बोट एक्स से जा रही है, स्ट्रीम उसको वाई से धक्का मारेगा, टोटल क्या हो जाएगा, एक्स में से वाई निकल जाएगा, एक्स माइनस वाई की स्पीड से जाएगी। तो अपस्ट्रीम स्पीड क्या आ गई, एक्स माइनस वाई किलोमीटर पर आवर। अब ये स्पीड है। यहां पे क्वेश्चन में देखो क्या दिया है, डिस्टेंस दिया हुआ है 16 किलोमीटर, 24 किलोमीटर। तो स्पीड और डिस्टेंस का फॉर्मूला याद है आपको, क्या आता है? स्पीड, डिस्टेंस और टाइम का फॉर्मूला आपको पता हो तो जल्दी से कमेंट्स में लिख के बताओ मुझे। नहीं आता है? डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाइड बाय टाइम, ये है ना फॉर्मूला। ठीक है, ये हम लोग को फॉर्मूला ऑलरेडी आता है। तो यहां पे ये फॉर्मूला यूज करके देखो, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो टाइम का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, डिस्टेंस, ये स्पीड यहां पे मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां जाके डिवाइड हो जाएगा। तो टाइम का फॉर्मूला आ जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, तो 16 किलोमीटर जाने को कितना टाइम लगेगा अपस्ट्रीम? डिस्टेंस है 16 किलोमीटर और स्पीड क्या है अपस्ट्रीम? अपस्ट्रीम स्पीड है एक्स माइनस वाई, तो टाइम लगेगा एक्स माइनस वाई। तो टाइम कितना लगा, 16 अपॉन एक्स माइनस वाई। कब जाने? अपस्ट्रीम जाने में। वो 24 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम आ रहा है, फिर से यही फॉर्मूले में कितना टाइम लगेगा, डिस्टेंस है 24 और डाउनस्ट्रीम आने की स्पीड क्या है, एक्स प्लस वाई, तो उसको टाइम लगेगा 24 अपॉन एक्स प्लस वाई। 16 किलोमीटर जाने के लिए 16 किलोमीटर अपॉन एक्स माइनस वाई, 24 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम आने के लिए 24 अपॉन एक्स प्लस वाई, ये टोटल टाइम लगेगा। बट वो बोल रहा है टोटल टाइम तो 6 आवर्स है, तो मैं बोल सकता हूं कि ये टाइम प्लस ये टाइम शुड बी इक्वल टू 6 आवर्स। देखो, ये टाइम प्लस ये टाइम शुड बी इक्वल टू 6, ये अपनी फर्स्ट कंडीशन। आया समझ में? सिमिलरली सेकंड में क्या है, 36 किलोमीटर अपस्ट्रीम, 36 किलोमीटर अपस्ट्रीम, अपस्ट्रीम स्पीड कितना है, एक्स माइनस वाई, तो टाइम मिलेगा एक्स माइनस वाई, यहां पे 36 अपॉन एक्स माइनस वाई। और जब 48 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जाएगा तो क्या मिलेगा, डिस्टेंस 48, डाउनस्ट्रीम में स्पीड क्या है, एक्स प्लस वाई, तो इतना टाइम आ जाएगा। तो ये जो टोटल टाइम है दोनों का मिला के वो कितना है, 13 आवर्स। तो दोनों टाइम को ऐड कर दिया, 36 अपॉन एक्स माइनस वाई प्लस 48 अपॉन एक्स प्लस वाई। ठीक है, ये अपस्ट्रीम जाने का टाइम प्लस डाउनस्ट्रीम जाने का टाइम दोनों मिला के है 13 आवर्स। और ये हमको मिल गए 2 इक्वेशंस। अब ये 2 इक्वेशन सॉल्व कैसे करेंगे वो अलग बात, एकदम अलग दिखने वाले इक्वेशन, लेकिन हमको उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, सॉल्व कैसे भी कर लेंगे, लेकिन ये इक्वेशन बनाना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहां पे प्रॉब्लम ये दोनों चीज में आता है, प्लस ये टाइम का फॉर्मूला याद नहीं रहता बच्चों को, अप्लाई कैसे करना है वो नहीं मिलता। ठीक है, एक बार देख लो फिर से। यहां पे टोटल टाइम दिया हुआ है, आपने डिस्टेंस दिया है और आपने स्पीड निकाल ली है, तो दोनों को लिंक करके आप टाइम से लिंक कर दोगे। टाइम का फॉर्मूला क्या है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। वो बोल रहा है टोटल 6 घंटा लगा, 16 किलोमीटर अपस्ट्रीम, 24 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम। ठीक है, अपस्ट्रीम का टाइम प्लस डाउनस्ट्रीम का टाइम मिला के कितना, 6 घंटा। अपस्ट्रीम का टाइम कैसे निकालोगे, टाइम आता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अपस्ट्रीम का टाइम आएगा डिस्टेंस 16 किलोमीटर और अपस्ट्रीम का स्पीड देखो एक्स माइनस वाई, तो यहां पे अपस्ट्रीम की जगह पे लिख दूंगा 16 अपॉन एक्स माइनस वाई। जब डाउनस्ट्रीम आता है तो डिस्टेंस कितना है, 24, तो डिस्टेंस 24 और स्पीड कितना है डाउनस्ट्रीम में, एक्स प्लस वाई, तो अपॉन एक्स प्लस वाई, ये मिल गया टाइम। टोटल टाइम कितना है, 6 आवर्स। तो ऐसे मुझे फर्स्ट इक्वेशन मिला, सेम वे में मुझे सेकंड इक्वेशन मिल गया। ठीक है, तो ऐसे मैंने 2 इक्वेशन निकाल लिए। अब ये दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है। आया समझ में? यहां तक बहुत इंपॉर्टेंट था, इसके बाद बहुत ही टाइम पास है। तो अगर आपने 1.4 का वीडियो देखा है मेरा, ठीक है, प्लेलिस्ट में जाके देख लो, 1.4 मैंने पूरा एक्सप्लेन किया है। उसमें सेम ऐसे टाइप के इक्वेशंस देखो, क्वेश्चन नंबर 2 में है, क्वेश्चन नंबर 3 में है। क्वेश्चन नंबर 2 में तो ऐसे का ऐसा सेम टाइप का इक्वेशन है, बस वैसे ही सॉल्व करना है। ठीक है, अगर आपने वो देखा है तो ये एकदम इजीली सॉल्व हो जाएगा। कैसे करेंगे, ये जो 1 अपॉन एक्स माइनस वाई है ना, इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, इंटू 1, 16 इंटू 1 16 ही होता है। 1 अपॉन एक्स माइनस वाई को m से रिप्लेस कर देंगे, तो क्या आ जाएगा, जहां पे भी 1 अपॉन एक्स माइनस वाई है वहां पे m आ जाएगा, तो 16m बन जाएगा। ये 36 के साथ भी देखो 1 अपॉन एक्स माइनस वाई है, तो ये भी 36m बन जाएगा। सिमिलरली 1 अपॉन एक्स प्लस वाई को n से रिप्लेस किया, यहां पे देखो इंटू 1 अपॉन एक्स प्लस वाई है, इसको किससे रिप्लेस किया, m से, तो यहां पे मुझे मिल जाएगा 24n। जब यहां पे 1 अपॉन एक्स प्लस वाई लिया तो इसको रिप्लेस किया n से, तो ये क्या बन जाएगा 48n। ये 6 और 13 तो ऐसे का ऐसा आ गया। तो ये गंदे दिखने वाले इक्वेशन का मेकअप करके आपने उसको एकदम सुंदर बना दिया। अब ये सुंदर इक्वेशन सॉल्व करना बहुत ईजी है। ठीक है, एकदम आराम से सॉल्व हो जाएगा। इसको सॉल्व करने के लिए आप ट्रिक्स भी यूज कर सकते हैं, जैसे यहां पे देखो 16, 24, 6,
तीनों नंबर्स हमको पता है कि 2 के टेबल में जाते हैं, तो इसको रिड्यूस कर सकते हो। ठीक है, नहीं करना रिड्यूस, सीधा मल्टीप्लाई कर दो इसको 2 से तो भी हो जाएगा। देखो 2 16 हो जाएगा 32, 2 24 हो जाएगा 48, 2 6 हो जाएगा 12, 48 सेम हो गया, सब्ट्रैक्ट करोगे माइनस हो जाएगा, कट हो जाएगा, आपको m की वैल्यू मिल जाएगी। कैसे भी सॉल्व कर सकते हो, बट ये भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट है जो हमने 1.4 में किया था। ठीक है, तो इन्होंने कैसे किया देखते हैं। यार टेक्स्ट बुक वाले तो बहुत स्मार्ट है, सीधा लिख दिया सॉल्विंग इक्वेशन 3 and 4 वी गेट m और n की वैल्यू, फिर m और n को रिप्लेस कर दिया ओरिजिनल वैल्यू से। m क्या था अपना, m वाज नथिंग बट 1/x - y, वो वहां पे डाल के सीधा x और y की वैल्यू सॉल्व करके निकाल दी, कुछ भी सॉल्व करके नहीं बताया। ठीक है, हम ऐसा नहीं कर सकते, हमको सॉल्व करके बताना पड़ेगा कि कैसे सॉल्व किया। तो 1.4 का सेकंड क्वेश्चन मैंने बहुत ही डिटेल में कराया है, इसका वीडियो जाके देख लो। सेम मेथड यूज करके देखो कितना बड़ा सोल्यूशन है भाई, काफी बड़ा सोल्यूशन है, ये पूरा करके बताना पड़ेगा तो ही मार्क्स मिलेंगे। तो इस तरीके से आप सॉल्व करेंगे, जाके वीडियो देखो या फिर ये देख लो स्क्रीन मैंने कैसे किया है, एंड वो वाला इक्वेशन आप सॉल्व कर लो। मैं सॉल्व करके नहीं दे रहा आपको, बिकॉज सेम मेथड है, कुछ भी इसमें नया नहीं है। तो आपको दोनों चीज सॉल्व करके x की वैल्यू मिली 8 और y की वैल्यू मिली 4। यूनिट नहीं भूलना है, x क्या था, स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर विच इज 8x किलोमीटर पर आवर, y है 4, तो स्पीड ऑफ वाटर करंट इज 4 बट यूनिट आएगा किलोमीटर पर आवर। आया समझ में, ये इतना सा दिया है, इतना नहीं आएगा, जैसे मैंने 1.4 में कराया वैसे सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, आया समझ में। ये क्वेश्चन में मेन था ये इक्वेशन बनाना, फिर था ये टाइम का फॉर्मूला यूज करके ये इक्वेशन बनाना। इसके बाद तो आपको ये वाला पार्ट 1.4 में ऑलरेडी आता है, नया हमने ये किया है। ठीक है, यहां तक का जो पार्ट था ना ये पूरा नया था, ये पार्ट यूज करके जो ये लाए हैं वो भी पार्ट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छे से देखो ये वीडियो ताकि एग्जाम्पल 3 आपके दिमाग में बैठ जाए। आगे बढ़ते हैं। फोर्थ एग्जाम्पल में दिया है अ सर्टेन अमाउंट कितना हमको नहीं पता, इज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग सर्टेन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, कितने स्टूडेंट्स है वो भी नहीं पता, लेकिन हर स्टूडेंट को इक्वल दिया है। ईच वुड गेट ₹2 लेस, कितना मिला नहीं पता, लेकिन जितना भी मिला उससे ₹2 कम मिलेगा, लेस। कब, इफ 10 स्टूडेंट्स वर मोर, अगर 10 बच्चे और बढ़ गए, जो सर्टेन नंबर था उससे 10 और बढ़ गए, अगर बच्चे बढ़े तो पैसा तो कम मिलेगा ना, बिकॉज पैसा तो फिक्स था, सबको इक्वल भी देना है। लेकिन अगर बच्चे बढ़ गए, दूसरी क्लास के 10 बच्चे आ गए, तो क्या हुआ, ₹2 और कम मिले सबको, हर बच्चे को ₹2 कम मिले। कितने मिले थे पहले मुझे नहीं पता, हो सकता है ₹40 मिले, ₹50 मिले, ₹100 मिले, जितने भी मिले, अगर 100 मिले तो उससे ₹2 कम, मतलब सबको ₹98 मिलेंगे अब। ठीक है, आंसर ये नहीं है बट एक एग्जांपल दे रहा हूं। एंड ईच वुड गेट ₹6 मोर, एक कंडीशन तो यहां तक पूरी हो गई, उससे एक इक्वेशन मिल जाएगा। दूसरा इक्वेशन के लिए क्या बोला, ईच वुड गेट ₹6 मोर, ज्यादा मिल रहा है पैसा। कब मिलेगा ज्यादा, जब बच्चे कम हो। तो 15 स्टूडेंट वहां से भाग गए, उनको लगा बाहर कुछ है, कुछ तो झगड़ा हो रहा है, जाके देखते हैं, तो वो लोग चले गए, तब पैसा डिस्ट्रीब्यूट हुआ, तो हर बच्चे को ₹6 ज्यादा मिले। ठीक है, फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एंड द अमाउंट डिस्ट्रीब्यूटेड, दोनों चीज आपको पूछी गई है। तो अपन ने क्या किया, अपन ने बोला नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को अपन ले लेते हैं x, बट यहां पे गेम चेंज हो जाएगा, ये अमाउंट डिस्ट्रीब्यूटेड को आप y नहीं ले सकते, क्योंकि आपको लॉजिक समझना पड़ेगा। अमाउंट डिस्ट्रीब्यूटेड मतलब टोटल अमाउंट सबको मिला, अगर आपने वो y ले लिया तो ये इक्वेशन के साथ आप रिलेट नहीं कर पाओगे, क्योंकि हर एक जो कंडीशन है उसमें बोला है ईच वुड गेट, एक को कितना पैसा मिला, सबको कितना पैसा मिला वो नहीं बोला है। सेकेंड कंडीशन में भी देखो ईच वुड गेट, ठीक है, तो आपको जो हर एक बच्चे को पैसा मिला ना उसको y लेना पड़ेगा। तो ये अगर आपने ले लिया तो आप फाइंड नहीं कर पाएंगे, बिकॉज आप कंडीशन में उसको प्लग इन ही नहीं कर पाएंगे। तो आप क्या करेंगे, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को x लेंगे और हर एक बच्चे को कितने पैसे मिले, अमाउंट गिवन टू ईच स्टूडेंट को ₹y लेंगे। ठीक है, तो ही आप इसको सॉल्व कर पाएंगे, नहीं तो ये नहीं हो पाएगा। अगर आपने टोटल अमाउंट डिस्ट्रीब्यूटेड को y ले लिया तो नहीं कर पाएंगे। तो अभी उसने क्वेश्चन में क्या पूछा है, फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, तो x तो आप इजीली फाइंड कर पाएंगे, है ना, जो मिला x वही आंसर होगा। बट ये अमाउंट डिस्ट्रीब्यूटेड का आंसर y नहीं होगा, y आपको मिलेगा और y के मदद से आप अमाउंट डिस्ट्रीब्यूटेड फाइंड कर पाएंगे। अमाउंट डिस्ट्रीब्यूटेड कैसे करेंगे, आपको पता है कि हर बच्चे को कितना मिल रहा है, y मिल रहा है, और टोटल कितने स्टूडेंट्स है, x है। अगर हर बच्चे को ₹2 मिल रहा है या ₹5 मिल रहा है और टोटल बच्चे 10 है, तो आप कैसे फाइंड आउट करोगे टोटल अमाउंट डिस्ट्रीब्यूटेड, 5 × 10 50 ना,
तो जब y मिल जाएगा ना आपको, उसके बाद आप अमाउंट डिस्ट्रीब्यूटेड फाइंड आउट कर सकते हैं। जब फर्स्ट लाइन में आप अज्यूम कर रहे हैं ना, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को x ले लिया, बट अमाउंट गिवन टू ईच स्टूडेंट को y लेना है। याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपने उल्टा लिया, अमाउंट डिस्ट्रीब्यूटेड, टोटल अमाउंट डिस्ट्रीब्यूटेड को y ले लिया, तो बहुत दिक्कत आएगी सॉल्व करने में। ठीक है, अगर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स x है और हर एक बच्चे को, ईच स्टूडेंट को y मिला, तो टोटल अमाउंट डिस्ट्रीब्यूटेड क्या होगा? मैंने बताया था ना, x इंटू वाई, 5 इंटू 10 करके बताया था आपको। इमेजिन कर लो 5 बच्चे हैं और हर एक बच्चे को 10 रुपया मिल रहा है, तो टोटल अमाउंट कितना डिस्ट्रीब्यूट होगा? 5 10 50, तो x इंटू वाई करते हैं ना, तो एक्स वाई। ठीक है, अब फर्स्ट कंडीशन क्या बोल रहा है देखो, ईच वुड गेट ₹2 लेस। जितना बच्चे को मिल रहा था हर एक बच्चे को, उससे उसको 2 रुपया कम मिलेगा। हर एक बच्चे को कितना मिल रहा था? y रुपीज मिल रहा था। देखो, अमाउंट गिवन टू ईच स्टूडेंट, उसको 2 रुपीज लेस मिलेगा, मतलब उसको y -2 मिलेगा। ठीक है, इफ 10 स्टूडेंट्स वर मोर, पहले कितने बच्चे थे? x बच्चे थे। अब क्या होगा? 10 बच्चे और एक्स्ट्रा हो गए, तो बच्चे कितने हो गए? x + 10। ठीक है, मोर बोला है ना, देखो ना, 10 स्टूडेंट्स वर मोर, मोर मतलब प्लस, किससे ज्यादा? 10 स्टूडेंट्स ना, पहले स्टूडेंट्स x थे, अब 10 ज्यादा है तो x + 10। अब मुझे बताओ, ये दोनों चीज का प्रोडक्ट क्या है? ये है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ये है कितना पैसा मिला हर एक को। करेक्ट, वही है ना, ईच वुड गेट 2 रुपीज लेस, हर एक को इतना पैसा मिला। ये टोटल नंबर ऑफ बच्चे हैं अभी, क्योंकि 10 एक्स्ट्रा आ गए। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा? टोटल अमाउंट। ठीक है, टोटल अमाउंट चेंज हो रहा है क्या? नहीं, जो टोटल अमाउंट है वो सेम है। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मल्टीप्लाइड बाय ईच स्टूडेंट को जितना पैसा मिला विल ऑलवेज गिव यू जो टोटल अमाउंट डिस्ट्रीब्यूटेड, विच इज नथिंग बट एक्स वाई। तो ये वाला इक्वेशन देखो यहां पे आ गया। बच्चों, ये x और y देखो ना चेंज हो रहा है। ये प्रोडक्ट x और y का ही है, लेकिन x और y चेंज हो गए। x मतलब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स में 10 एक्स्ट्रा बच्चे आ गए, और जो हर एक बच्चे को पैसा मिल रहा था y, उसमें 2 रुपया एक एक को कम मिला। ठीक है, तो दोनों का जब मैं प्रोडक्ट करूंगा तो टोटल पैसे मिलेंगे ना। ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, ये हर एक को कितना पैसा मिला, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स वाई मिलना चाहिए, बिकॉज दैट वाज द टोटल अमाउंट। इसको सिंप्लीफाई करो, x इंटू वाई हो जाएगा एक्स वाई, फिर ये x इससे मल्टीप्लाई होगा, देखो प्लस x है इंटू माइनस, तो माइनस x इंटू 2 हो जाएगा 2x, एक्स स्क्वायर मत कर देना। फिर ये 10 को y से करेंगे, प्लस 10 इंटू वाई आएगा प्लस 10y, और ये प्लस इंटू माइनस हो जाएगा माइनस 10 इंटू हो जाएगा 20। ठीक है, 10 इंटू 2 20 होगा। ये एक्स वाई और ये एक्स वाई कैंसिल हो जाएंगे, ये इधर का इधर रखा और ये -20 को उधर भेजा तो बन गया +20। ठीक है, अब ये इक्वेशन को सिंप्लीफाई कर सकते हैं। देखो सारे नंबर्स 2 में जा रहे हैं, तो डिवाइड बाय 2 थ्रू आउट किया। यहाँ पे 2 1 2 10 तो इधर आ गया 10, 2 1 2 5 तो इधर आ गया 5y, 2 1 2 1 तो आ गया 1x, मतलब x, ये माइनस साइन आगे रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट कंडीशन क्या बोल रहा है? ईच वुड गेट ₹6 मोर। पहले कितना मिल रहा था हर एक बच्चे को? y मिल रहा था, करेक्ट। ईच स्टूडेंट वाज गेटिंग ₹y, अभी उसको क्या मिलेगा? 6 रुपीज ज्यादा मिलेगा। तो पहले y मिल रहा था, अभी 6 मोर, मोर मतलब प्लस। ठीक है, अभी उसको इतना पैसा मिल रहा है। कब मिलेगा? इफ 15 स्टूडेंट्स वर लेस। लेस मतलब क्या? किससे कम? जो पहले थे उससे 15 कम, तो x से 15 कम मतलब x में से 15 निकालूंगा। ठीक है, तो मुझे पता है ये है मेरे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अभी नए वाले, और ये है हर एक को जितना पैसा मिल रहा है। अगर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, जो भी ऐसा बड़ा वाला टर्म देख के डरो मत, अगर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं 20 और हर एक बच्चे को 2 रुपया मिल रहा है, तो 20 इंटू 2 मिलेगा ना 40। मल्टीप्लाई करोगे तभी पता चलेगा कितना पैसा मिलेगा। तो सेकंड कंडीशन क्या बोल रहा है? इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो मुझे मिलना चाहिए टोटल पैसा कितना मिलेगा। टोटल पैसा तो अपने को पता है एक्स वाई ही मिलना चाहिए। देखो टोटल अमाउंट डिस्ट्रीब्यूटेड, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? एक्स वाई। ये रहा एक्स वाई, देखो ये सेम इक्वेशन इक्वल टू एक्स वाई। फिर उसको मल्टीप्लाई करो, एक्स इंटू वाई एक्स वाई, एक्स इंटू +6 करोगे तो आ जाएगा +6x। देखो ये वाला ये दोनों से मल्टीप्लाई होगा, फिर ये वाला ये दोनों से मल्टीप्लाई होगा। -15 इंटू वाई आ जाएगा -15y, -15 इंटू +6, माइनस इंटू प्लस, -15 6 90। ये इक्वल टू एक्स वाई। ऐसे का ऐसा एक्स वाई और एक्स वाई कैंसिल हो जाएगा, 6x - 15y ऐसे लिख दिया, ये -90 को उस तरफ भेज दिया, वहां जाके वो बन जाएगा +90। अच्छे से देखोगे तो तीनों नंबर 3 के टेबल में जाते हैं, तो सिंप्लीफाई करने के लिए 3 से डिवाइड कर दिया। ठीक है, 3 1 जार, ये 3 3 9, 3 0 0, 30 आ गया। 3 1 जार, 3 5 जार, ये आ गया -5y, माइनस तो ऐसे ही रहेगा। 3 1 जार, 3 2 जार, इधर आ गया 2x। तो आपको
ये आपको सेकेंड इक्वेशन मिल गया। तो आपके पास दो मस्त इक्वेशन आ गए। जैसे ही दोनों इक्वेशन आ गए आप आराम से सॉल्व कर सकते हो। यहां पे भी +5y, यहां पे -5y, दोनों को ऐड किया तो +5y -5y कैंसिल हो जाएगा, -x + 2x, और ये 10 + 30 है ना। तो इसने देखो दोनों को ऐड कर दिया, दोनों इक्वेशन को। तो यहां पे ये और ये कैंसिल हो गया, -x + 2x, -1 + 2, मतलब क्या हुआ 2 - 1 ना, विच इज 1। बड़ा नंबर देखो प्लस है तो आंसर तो प्लस आने वाला है, +1। तो ये +1x आया, जिसको मैं खाली x लिख सकता हूं। इधर लिखने का यार कंफ्यूजन होता है, ये तो कट हो रहा है ना, और 10 + 30 होता है 40। तो x की वैल्यू मिल गई आपको 40 आपने सब्स्टिट्यूट कर दिया इक्वेशन नंबर 1 में। तो यहां पे आ जाएगा आपके पास -40 + 5y = 10। देखो यहां पे सब्स्टिट्यूट किया, ये -40 को उधर भेजा तो बन जाएगा +40, यहां से गायब, 10 + 40 हो जाएगा 50, ये 5y ऐसे का ऐसे रहा। अगर मुझे यहां से y का वैल्यू फाइंड करना है तो कैसे करूंगा, 5y = 50, मतलब 5 y से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो मैं बोल सकता हूं देखो y = 50/5, 5 1 5 10, तो y = 10/1, मतलब y की वैल्यू आ गई 10। तो यहां पे आपको y की वैल्यू आ गई 10। ठीक है, x पता है, y पता है। x क्या था, x वॉज नथिंग बट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, तो डायरेक्ट आंसर है अपना। x आया था 40, तो अपन बोलेंगे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 40 है। लेकिन दूसरा सवाल पूछा है अमाउंट डिस्ट्रीब्यूटेड, आपने y नहीं लिया अमाउंट डिस्ट्रीब्यूटेड। y क्या है, अमाउंट गिवन टू ईच स्टूडेंट। ये पूछ रहा है टोटल अमाउंट डिस्ट्रीब्यूटेड, सब लोगों को मिला के। हर बच्चे को अगर y मिला है और टोटल कितने बच्चे हैं 40, तो कितना पैसा होगा 40y, या फिर xy देख लो, यहां पे टोटल अमाउंट डिस्ट्रीब्यूटेड इज xy, तो मल्टीप्लाई करके देखो, टोटल अमाउंट डिस्ट्रीब्यूटेड इज xy विच इज इक्वल टू x था अपना 40, y है अपना 10, 40 × 10 होता है 400 रुपीज। ठीक है, तो इसके दो आंसर है। पहला आंसर है कि टोटल 40 स्टूडेंट्स है और पैसा कितना डिस्ट्रीब्यूट किया 400। तो आंसर कैसे लिखोगे, देयरफॉर 400 रुपीज इज डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली अमंग 40 स्टूडेंट्स, ऐसे लिखो आंसर। या फिर ऐसे आंसर लिखो, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज 40 एंड द टोटल अमाउंट डिस्ट्रीब्यूटेड इज 400 रुपीज, ऐसे भी आंसर लिखा तो चलेगा। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिर्फ एक कारण, किस लिए, ये जो एजम्पशन है ना, ये वाला अमाउंट डिस्ट्रीब्यूटेड वाला, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये और ये अलग चीज है, वो आपको समझना पड़ेगा, तो ही आप ये सॉल्व कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो एग्जाम्पल 4 यहां पे होता है खत्म। आया समझ में, थोड़ा ट्रिकी है, 2-3 बार देखो ये, इसको लिखो अच्छे से तो ही आपको आएगा। डन, आगे बढ़ते हैं। 5th क्वेश्चन जो यहां पे दिया है वो 3 डिजिट नंबर के ऊपर है। ये देखने के पहले मैंने ना प्रॉब्लम सेट 1 का वीडियो ऑलरेडी अपलोड किया है, 7-8 लेक्चर्स है उसके, सारे देख लेना। ये सारे क्वेश्चन मैंने सॉल्व कराए हैं। उसमें जो 7th क्वेश्चन का फर्स्ट वाला है ना, वो 2 डिजिट नंबर के ऊपर है। तो वहां पे मैंने आपको 2 डिजिट नंबर बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, पहले वो क्वेश्चन जाके समझ लेना, ताकि आपका डिजिट वाला कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाए। क्योंकि ये एग्जाम्पल में उन्होंने सीधा 3 डिजिट नंबर दिया है, हो सकता है आपको डिफिकल्ट लगे। ठीक है, और यहां पे सोल्यूशन थोड़ा सामने तो कंफ्यूजन होगा, इसलिए ये क्वेश्चन में पीछे लिख के अलग प्लेन पेज पे आपको सॉल्व करके बता रहा हूं। ठीक है, यहां पे देख लो क्या बोल रहा है वो, अ 3 डिजिट नंबर इज इक्वल टू 17 टाइम्स द सम ऑफ इट्स डिजिट्स। जो बच्चे ऑलरेडी 2 डिजिट का सम देख चुके हैं ना, वो क्या मिस्टेक करेंगे पता है, देखो 3 डिजिट मतलब यूनिट्स, टेंस, हंड्रेड्स, वो क्या गलती कर देंगे, वो बोलेंगे अच्छा इसको x लेते हैं, इसको y लेते हैं, इसको z लेते हैं, 3 ले लेंगे। जैसे ही आपने 3 वेरिएबल लिया, ये चैप्टर का नाम क्या है, लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स। आप 3 वेरिएबल सॉल्व नहीं कर पाओगे, बिकॉज आपके पास यहाँ पे कंडीशन ही 2 दी हुई है, तो आप इसको नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो आपको 2 वेरिएबल ही लेने हैं, तो ये ऐसे डायरेक्टली अज्यूम मत कर लेना। ठीक है, वो x y z क्या है वो हम लोग बाद में देखेंगे, पहले क्वेश्चन समझ लो। अ 3 डिजिट नंबर इज इक्वल टू 17 टाइम्स द सम ऑफ इट्स डिजिट्स। ये जो भी 3 डिजिट है उसका सम करेंगे और उसको 17 टाइम से मल्टीप्लाई करेंगे, तब जाके ये नंबर की वैल्यू आती है। ठीक है, इफ द डिजिट्स आर रिवर्स, मतलब सपोज नंबर है 4 6 9, रिवर्स किया तो नंबर क्या बन जाएगा, 9 पहले आएगा 6 4, उल्टा 9 6 4, रिवर्स कर दिया। जो नया नंबर आया इट इज 198 मोर, नंबर चेंज हो गया देखो दोनों। और जो नया नंबर आ रहा है, ये मैंने एग्जांपल लिया है, ये आंसर नहीं है यहाँ पे।
जो नया नंबर आया वो 198 मोर है पुराने नंबर से, बड़ा आ रहा है, ठीक है। ऑल्सो द सम ऑफ एक्सट्रीम डिजिट्स इज लेस देन द मिडल डिजिट बाय यूनिटी। जो नंबर यहां पे और यहां पे है, इन दोनों का सम, एक्सट्रीम मतलब एंड्स पे, फ्रंट वाला एंड बैक वाला एंड, दोनों का सम करेंगे, ठीक है। और जो नंबर आएगा, वो जो भी नंबर आ रहा है वो यहां वाले नंबर से एक कम है। फाइंड द ओरिजिनल नंबर, ठीक है। यहां पे बहुत ज्यादा दिमाग लगाकर सॉल्व करना है। ये जो रिलेशन दिया है ना आपको, सम ऑफ एक्सट्रीम डिजिट्स इज लेस देन द मिडल डिजिट बाय यूनिटी, ये कंडीशन यहां पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? बिकॉज इसके कारण ही आप बीच वाला जो नंबर है ना वो एकदम इजीली अज्यूम कर सकते हो। कैसे बताता हूं आपको, थोड़ा बड़ा करके लिख दिया। अब ये है अपना 3 डिजिट का नंबर, इधर कुछ भी आ सकता है, 685 कुछ भी आ सकता है, ठीक है। लेकिन हमको एक्चुअल नंबर फाइंड करना है। 3 डिजिट का नंबर 3 डिजिट होंगे, वो समझ में आ गया। सम ऑफ द एक्सट्रीम डिजिट्स इज लेस देन द मिडल डिजिट बाय यूनिटी। लेट्स से मैंने 100 के डिजिट पे x लिया और यूनिट्स के जगह पे y लिया। जो ये मिडल डिजिट है, ये है ना मिडल डिजिट जो बीच में है, वो क्या बोल रहा है? सम ऑफ द एक्सट्रीम डिजिट्स इज लेस देन द मिडल डिजिट्स बाय यूनिटी। जो सम ऑफ एक्सट्रीम डिजिट्स है, क्या है? x प्लस y। देखो, सम ऑफ द एक्सट्रीम डिजिट्स इज माने इक्वल टू, लेस मतलब लेस देन मतलब क्या? लेस मतलब माइनस, लेस कितना? बाय यूनिटी, बाय 1। यूनिटी मतलब 1 होता है, ठीक है। लेस देन व्हाट? देन द मिडल डिजिट। मिडल डिजिट कौन है? ये है, अपने को पता नहीं उसका नाम क्या है, ठीक है। अभी के लिए उसको नाम दे देते हैं अपन वीरू, ठीक है। तो वो क्या बोल रहा है? द सम ऑफ द एक्सट्रीम डिजिट्स इज लेस बाय यूनिटी देन द मिडल डिजिट। मिडल डिजिट से 1 लेस, ठीक है। मिडल डिजिट कौन है? वीरू। तो यहां पे आ गया वीरू। आया समझ में? सम ऑफ द एक्सट्रीम डिजिट्स, सम मतलब प्लस, इज लेस माने माइनस, देन द मिडल डिजिट बाय यूनिटी। लेस बाय यूनिटी, बाय यूनिटी मतलब 1, किससे? देन द मिडल डिजिट। मिडल डिजिट क्या है? वीरू। ये z लेंगे ना तो प्रॉब्लम होगा, इसलिए जानबूझकर z नहीं ले रहा। अभी वीरू की वैल्यू निकाल लो, ये -1 को उधर भेज दो, तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा x प्लस वाई, -1 इधर आके हो जाएगा +1 इक्वल टू वीरू। तो वीरू की वैल्यू मुझे x और y में मिल गई, तो मुझे वीरू लिखने की कोई जरूरत नहीं है। वीरू के जगह पे मैं क्या करूंगा? ये वाली वैल्यू डाल दूंगा। तो मैंने ये इरेज किया और ये वाली वैल्यू उधर लिख ली, ठीक है। क्योंकि मैंने ये फाइंड किया कि इसका जो कंडीशन दिया है ये ग्रीन कलर में, इससे मुझे मिडिल डिजिट पता चल गया। तो मेरा एकदम इजीली 3 डिजिट का नंबर है। यहां पे देखो, ये 3 डिजिट है, लेकिन अननोन वेरिएबल्स कितने हैं? x और y। टोटल 2 ही अननोन्स है यहां, दोनों को मिला के, ठीक है। ये +1 तो हमको पता है ना, जो भी x और y है उसमें +1 ऐड कर देंगे तो मिडिल डिजिट मिल जाएगा। आया समझ में? तो वापस ये एकदम ही अलग क्वेश्चन था। ये अलग ही क्वेश्चन जो है, हमने पहले ये वाला पार्ट सॉल्व किया, ठीक है। अब उसने ओरिजिनल नंबर फाइंड करने बोला। अगर मैंने x निकाल लिया और y निकाल लिया तो मुझे फर्स्ट डिजिट और लास्ट डिजिट मिल जाएगा, एंड x और y मुझे मिल गया तो मुझे मिडिल डिजिट भी मिल जाएगा, करेक्ट। तो मुझे ये 3 डिजिट नंबर वेरिएबल्स के फॉर्म में पता चल गया। अब आगे की कंडीशंस देखते हैं। ये नीचे वाला पार्ट मैं इरेज कर रहा हूं, ठीक है। आप रिवाइंड करके वापस देख लेना अगर समझना है तो। क्या बोल रहा है वो? A 3-digit number is equal to 17 times the sum of its digits. ये 3 डिजिट नंबर को कैसे निकालते हैं? आपने 5th, 6th या 4th या 3rd में प्लेस वैल्यू करके एक कॉन्सेप्ट सीखा था। ये x है, इसकी वैल्यू क्या है? ये प्लेस है ना 100, इसकी अगर प्लेस वैल्यू निकालनी है तो कैसे निकालते थे? ये 100 वाली प्लेस है तो इसकी प्लेस वैल्यू आएगी 100x। फिर इसकी प्लेस वैल्यू निकालनी है तो 10 है, तो मैं क्या करूंगा? 10 मल्टीप्लाइड बाय x प्लस वाई प्लस 1। याद है ना? इसकी प्लेस वैल्यू निकालेंगे तो 1 इंटू वाई विच इज 1 बाय, ये 100 इंटू एक्स करके 100x आया। एग्जाम्पल ले लो, अगर आपने नंबर लिया 243, तो ये नंबर, ये जो इधर इसकी प्लेस वैल्यू क्या है? ये 100 के प्लेस पे, ये टेंस के, ये यूनिट्स के। 200 के जगह पे तो 2 इंटू 100 प्लस 4 कौन सी जगह पे? टेंस के जगह पे, तो 4 इंटू 10 प्लस 3 किसके जगह पे? यूनिट्स के, तो 3 इंटू 1। देखो 2 इंटू 100 200,
4 इंटू 10 40 प्लस 3 इंटू 1 3, सबको मिक्स करके क्या आएगा 240 प्लस 3 243, यही नंबर आएगा ना। तो अगर मुझे नंबर निकालना है तो मैं प्लेस वैल्यू से निकाल सकता हूं। तो ये वाले जगह का प्लेस वैल्यू क्या आएगा, अगर इसका प्लेस वैल्यू निकाला तो 100 इंटू एक्स विच विल बी 100x। इसका प्लेस वैल्यू निकाला तो क्या आएगा, टेंस के जगह पे है ना ये, देखो टेंस, तो 10 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस 1, करेक्ट। इसका प्लेस वैल्यू क्या है, यूनिट है ये, यूनिट मतलब 1, तो इसका आएगा 1 इंटू वाई विच इज 1y विच इज y। और पूरा नंबर अगर मुझे चाहिए तो क्या करूंगा, 100x प्लस 10 इंटू क्या है x प्लस वाई प्लस 1 प्लस ये 1y है ना, ये वाला 1y, ये आ जाएगा पूरा नंबर। तो बोल रहा है 3 डिजिट नंबर, ये नंबर इज इक्वल टू 17 टाइम्स द सम ऑफ इट्स डिजिट्स। ये जो नंबर है 3 डिजिट का, देखो नंबर तो ऐसे है लेकिन ऐसे तो हम कुछ कर नहीं सकते ना, हमको नंबर की वैल्यू चाहिए। वैल्यू तो ऐसे आएगी प्लेस वैल्यू करके, मैंने आपको 243 में बताया, कोई भी नंबर ले लो उसकी प्लेस वैल्यू ऐसे निकालते हैं। तो बोल रहा है ये जो नंबर है 3 डिजिट नंबर इज मतलब इक्वल टू, ये पूरी चीज जो है इज 17 टाइम्स द सम ऑफ इट्स डिजिट्स। 17 टाइम्स, और ब्रैकेट में क्या आना चाहिए, सम ऑफ डिजिट्स। ये जो डिजिट्स है इन सबका सम, मतलब x प्लस वाई प्लस 1 प्लस y, सबका सम आ जाएगा यहां पे, x प्लस वाई प्लस 1 प्लस y। द नंबर इज 17 टाइम्स, मतलब 17 मल्टीप्लाइड बाय सम ऑफ इट्स डिजिट्स। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो एक इक्वेशन मिलेगा। इतना समझ में आया? देखो टेक्स्ट बुक में भी ये किया हुआ है। 3 डिजिट नंबर क्या निकाला, देखो मैंने बताया ना, 100x प्लस 10 इंटू मिडल वाला पार्ट प्लस 1 इंटू वाई। इसको सिंप्लीफाई कर दो, 100x को ऐसे ही रखा, 10 इंटू एक्स हो जाएगा 10x, 10 इंटू वाई हो जाएगा 10y, 10 इंटू 1 हो जाएगा 10, फिर ये प्लस y। 100x के साथ 10x को लिया तो क्या आ जाएगा, x दोनों में है, 100 प्लस 10 आ जाएगा 110, साथ में x फ्री, 10y प्लस y, y मतलब 1y, 10 प्लस 1 11, y साथ में फ्री, और ये 10 बेचारा अकेला। ये बन गया मेरा 3 डिजिट का नंबर। कैसे निकाला, प्लेस वैल्यू यूज करके। इसके साथ 100 आया बिकॉज ये 100 के प्लेस पे है, इसके साथ 10 आया बिकॉज ये टेंस प्लेस पे है, इसके साथ 1 आया बिकॉज ये यूनिट्स प्लेस पे है। सिंप्लीफाई करके मुझे 3 डिजिट का नंबर मिल गया। अगर मैं इनका सम ऑफ डिजिट्स करूं तो क्या आएगा, तीनों का सम कर दो, x प्लस वाई प्लस 1 प्लस y। ठीक है, इनको ऐड कर दो, देखो x प्लस x आ जाएगा 2x, y प्लस y आ जाएगा 2y, और ये 1 अकेला बेचारा रह जाएगा। फर्स्ट कंडीशन क्या बोल रहा है, 3 डिजिट नंबर इज, 3 डिजिट नंबर मतलब ये वाला नंबर, देखो ये है अपना 3 डिजिट नंबर, इज 17 टाइम्स, मतलब 17 मल्टीप्लाइड बाय व्हाट, 17 टाइम्स द सम ऑफ इट्स डिजिट्स। सम ऑफ द डिजिट्स क्या निकाला, देखो ये रहा, 17 टाइम्स द सम ऑफ इट्स डिजिट्स। सो सम ऑफ द डिजिट्स की जगह पे ये आ जाएगा, देखो यहाँ पे इसके जगह पे ये आ गया, 17 की जगह 17, ये नंबर के जगह पे ये वाला नंबर जो हमने निकाला है। इसको सिंप्लीफाई करो, 17 टू हो जाएगा 34, साथ में x, 17 टू हो जाएगा 34, साथ में y, 17 वन जाएगा 17। ये 34 को इधर लेके आएंगे, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे आके माइनस होगा, तो मुझे मिलेगा 110x माइनस 34x, करोगे तो आपको आएगा 76x। सिमिलरली ये प्लस 34y यहाँ पे आके माइनस 34y बन जाएगा, तो मुझे मिलेगा 11 माइनस 34, ठीक है, y है साथ में दोनों के, तो आएगा वो माइनस 23y। एंड मैं क्या करूंगा, ये 10 को उधर भेज दूंगा, तो ये यहाँ पे प्लस 10, उधर जाके क्या बन जाएगा माइनस 10, तो 17 माइनस 10 हो जाएगा 7। तो आपको मिल गया एक इक्वेशन। आया समझ में? अब वो क्या बोल रहा है कि डिजिट्स रिवर्स कर दो। ये जो टेबल था ना, ये टेबल ऐसे ही रहेगा, लेकिन 100 यूनिट्स के जो डिजिट्स है वो रिवर्स हो जाएंगे। तो अगर मैं ये नंबर लिखूं 100 टेंस यूनिट्स, उल्टा लिखो, जो यूनिट के जगह पे है वो यहाँ पे आ जाएगा y, फिर इधर से फर्स्ट ये था, सेकंड ये है x प्लस वाई प्लस 1, तो सेकंड तो ये रहेगा x प्लस वाई प्लस 1, और ये जो x है वो यूनिट्स बन जाएगा। ऐसे सोचो ना, अगर ये 243 है तो नया नंबर क्या होगा, 342। दिख रहा है 4 अपनी जगह पे ही रह रहा है, खाली ये दोनों अदला बदली हो रहा है। x प्लस वाई प्लस 1, x प्लस वाई प्लस 1 अपनी जगह पे ही रह रहा है, खाली x के जगह पे y के जगह पे x हो रहा है। ठीक है, अब ये नंबर क्या बन जाएगा, इसका प्लेस वैल्यू क्या है 100, तो मैं बोलूंगा 100 इंटू वाई
प्लस इसका प्लेस वैल्यू 10 है तो 10 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस 1 प्लस इसका प्लेस वैल्यू 1 है तो 1 इंटू एक्स विच इज एक्स। इसको सिंप्लीफाई करो, ये 100y प्लस 10 इंटू वाई आ जाएगा 10y, मतलब 10y प्लस 100y 110y। ये 10x आएगा इधर और एक x इधर है, 10x प्लस 1x हो जाएगा 11x और यहाँ पे 10 इंटू 1 आ जाएगा 10। ठीक है, एक स्टेप एक्स्ट्रा ले लो तो भी चलेगा। अब ये गिवन नंबर क्या है, जो ओरिजिनल नंबर हमको क्वेश्चन में दिया था वो यहाँ पे वापस कॉपी किया, क्योंकि कंडीशन क्या बोल रही है, कंडीशन बोल रही है न्यू नंबर जो है इट इज 198 मोर देन द ओल्ड नंबर। तो मैं बोलूंगा न्यू नंबर इज, अपने को मिलेगा न्यू नंबर इज मतलब इक्वल टू, न्यू नंबर इज 198 मोर, मोर मतलब प्लस 198 मोर देन द ओल्ड नंबर, देन द ओल्ड नंबर। न्यू नंबर इज 198 मोर देन द ओल्ड नंबर। ठीक है, अपने को न्यू नंबर पता है क्या आएगा, ओल्ड नंबर पता है 198 तो नंबर है, तो ये जो कंडीशन है यहां पे लिख दिया। देखो गिवन नंबर प्लस 198 इक्वल टू न्यू नंबर, ये थोड़ा उल्टा घुमा के लिखा, कंफ्यूज कर रहे हैं ये लोग। इसे चाहे ऐसा लिख देते न्यू नंबर इक्वल टू गिवन नंबर या ओल्ड नंबर प्लस 198, सेम है यार। आप x इक्वल टू 5 को 5 इक्वल टू x तो लिख ही सकते हो ना, उसने ऐसे ही किया। मैंने पहले न्यू नंबर लिखा इज इक्वल टू ओल्ड नंबर प्लस 198, ओल्ड मतलब गिवन जो भी आपको ओरिजिनल दिया। ठीक है, तो आपने गिवन नंबर के जगह पे गिवन नंबर सब्स्टिट्यूट कर दिया, 198 के जगह पे 198 सब्स्टिट्यूट कर दिया, न्यू नंबर के जगह पे ये जो न्यू नंबर आया वो सब्स्टिट्यूट कर दिया, फिर इसको सॉल्व किया। यहां देखो 110x, यहां पे ये 11x प्लस है, वहां जाके माइनस हो जाएगा, तो 110 माइनस 11 आ जाएगा, कितना होता है 99, लेकिन दोनों के साथ x है तो 99x आएगा। यहाँ पे प्लस 11y, यहाँ पे ये 110y उधर जाके माइनस 110 हो जाएगा, तो 11y माइनस 110y। देखो 11 माइनस 110 क्या होगा, माइनस 99, साथ में y फ्री है। ये जो 10 है और ये 198 है, ठीक है, ये 10 और ये 10 तो कैंसिल हो गया, प्लस 198 को उधर भेजा तो बन जाएगा माइनस 198। अब ये तीनों नंबर 99 में जाते हैं, ये 99 99 देखिए उतना क्लिक होना चाहिए, तो तीनों को 199 से डिवाइड कर दिया, 199 ना 99, तो ये तो गया, ये बन गया 1x 1y और यहाँ पे 99 1 जार 99 2 जार, तो आपका आ गया -2। आपको चाहिए तो पहले 3 के टेबल में कट करो, ठीक है, 3 से डिवाइड करो, बट बहुत टाइम चला जाएगा। क्लियरली दिखता है दोनों में 99 है तो 99 में नंबर जाता होगा। तो आपको ये इक्वेशन मिल गया, आपको ये एक इक्वेशन मिला, ये एक इक्वेशन मिला, दोनों को सॉल्व करके आप एकदम इजीली इसका सोल्यूशन निकाल सकते हो। कैसे सॉल्व करना है आपकी मर्जी है, आप ये पूरे इक्वेशन को 23 से मल्टीप्लाई कर दो, क्यों, बिकॉज यहां पे 23 है, इधर भी 23 आ जाएगा, करेक्ट, सबको 23 से करेंगे तो इधर भी 23 आ जाएगा ना। आपको ये दो इक्वेशन करने हैं, ठीक है, पहला इक्वेशन ये एंड दूसरा इक्वेशन ये। मुझे पता है कि उसने 2 यहां पे लिखा हुआ है, लेकिन ये उसने मॉडिफाई कर दिया इक्वेशन को। ये दो को आप क्रेमर्स रूल से करो, सब्स्टिट्यूशन से करो, मल्टीप्लाई करो। मैंने 23 वाला हिंट क्यों दिया, बिकॉज यहाँ पे -23 है, 23 किया फिर सब्ट्रैक्ट किया तो ये 23 कट हो जाएगा ना y के साथ, बचेगा सिर्फ x वाला पार्ट, आपको सोल्यूशन मिल जाएगा। और इन्होंने जो किया है सब्स्टिट्यूशन वो भी कर सकते हो, ये x इधर ही रखा, ये -y को उधर भेजा तो +y बन जाएगा, तो क्या मिलेगा +y -2, +y -2 को खाली y -2 लिख सकता हूं ना, तो उसने लिख दिया। और फिर उसने ये वाला जो वैल्यू है इसमें सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो x के जगह पे मैं डाल सकता हूं y -2। तो देखो ये वाला इक्वेशन पूरा यहां पे कॉपी किया, बट उसमें सिर्फ x के जगह पे क्या लिख दिया y -2 यहां से, फिर इसको एक्सपैंड किया 76 इंटू y 76y, 76 इंटू -2 इज -152। देख लो एक बार, 2 6 12, 2 7 14 प्लस 150 -152। ये -23y तो ऐसे का ऐसा जो कॉपी किया है, ये 7 जो इक्वल टू है वो भी ऐसे का ऐसा कॉपी किया। अब 76y -23y हो सकता है, देखो 76 -23 6 -3 3 7 -2 5, तो आपको मिलेगा 53y। ये -152 को उधर भेजा तो बन जाएगा +152, 152 प्लस 7 आएगा 159। ये 53y का वैल्यू है। अगर मुझे y चाहिए तो मैं क्या करूंगा, मैं ये 53 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है उधर जाके डिवाइड करूंगा, तो मुझे मिलेगा 159 डिवाइड बाय 53। ठीक है, 53 इंटू 3 होता है 159, देख लो इधर 3 3 9 3 5 15, तो कट कर दो 3 1 3 y की वैल्यू क्या आ गई 3/1 विच इज 3। जैसे ही y मिली, ये y के जगह पे डाला यहाँ पे, 3 - 2 क्या होता है 1, तो x की वैल्यू आपको मिल गई 1। ओके, x 1 है y 3 है, देखो x 1 है
y3 है, यहाँ पे क्या आएगा x1 है, y3 है, 1 + 3 4 + 1 5, तो नंबर ये 5 बन जाएगा ना टोटल, तो नंबर क्या बन गया 153। आया समझ में? एकदम ही सिंपल है ये। ओरिजिनल नंबर अपन ने फाइंड कर लिया। देखो बच्चों, ये जो सॉल्व किया ना 1 और 2 ये वाला इक्वेशन, वो इंपॉर्टेंट नहीं है, वो आपको आता है। आपने 5 प्रैक्टिस सेट 4 प्रैक्टिस सेट कर लिए हैं, मैं अज्यूम कर रहा हूं कि आपने प्रॉब्लम सेट का भी वीडियो देख लिया। इसमें इंपॉर्टेंट ये वाला पार्ट है जो हम नंबर बना रहे हैं ना, कि 3 डिजिट नंबर कैसे आया, और जब हमने रिवर्स किया डिजिट्स तो नंबर कैसा आया, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं इरेज कर रहा हूं। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये चीजें हैं जो हम निकाल रहे हैं ना, ये 3 डिजिट नंबर, ये वाला पार्ट, ये ओरिजिनल, और हमने नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द डिजिट्स भी किया। ठीक है, वो लोग ओरिजिनल को क्या बोल रहे हैं, गिवन नंबर, और नया नंबर जो है रिवर्स करके उसको न्यू नंबर। आया समझ में? तो ऐसे करके हमने इसको सॉल्व किया। मैंने आपको करके बता दिया ऑलरेडी कि x = 1 आ रहा था, y = 3 आ रहा था, डिजिट्स इन टेंस प्लेस 5 आया, और नंबर क्या बन गया 153। अभी मैंने आपको बताया, ठीक है, देख लो 153। ये सॉल्व करके आपको समझ जाएगा क्या आता है। बट सबसे इंपॉर्टेंट ये 2 चीजें एकदम अच्छे से समझो क्या किया है। नहीं समझ आता तो मैंने प्रॉब्लम सेट का जो क्वेश्चन देखने बोला है वो भी अच्छे से देखना। 2 डिजिट में समझ गए तो 3 डिजिट में भी आप समझ जाओगे। डन। तो यहां पे हमारा 5th एग्जाम्पल भी खत्म होता है। एंड ये प्रैक्टिस सेट 1.5 के पहले 5 एग्जाम्पल थे। ये प्रैक्टिस सेट 1.5 टिक किया हुआ है क्योंकि मैंने ऑलरेडी सारा अपलोड कर दिया। प्रॉब्लम सेट 1 भी मैंने ऑलरेडी पूरा अपलोड कर दिया है, स्टार मार्क सब कुछ करा दिया है। ठीक है, तो आज का लेक्चर जो सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स का है यहीं पे खत्म करते हैं। अगर आपको लेक्चर पसंद आया तो क्या करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, ये वीडियो आपके फ्रेंड्स के साथ व्हाट्सएप पर, टेलीग्राम पर, इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर, सब जगह शेयर करेंगे ताकि वो भी ये वीडियो देखें। और जब आप शेयर करेंगे और वो वीडियो देखेंगे तो चैनल को सपोर्ट मिलेगा। मुझे ज्यादा सपोर्ट मिलेगा तो मुझे मोटिवेशन आएगा आपके लिए और वीडियोस बनाने में। ठीक है, तो आप शेयर करते रहना फ्रेंड्स के साथ। आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दो आप अभी के अभी, और बेल आइकन आएगा बाजू में, उस पर भी क्लिक कर दो ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन आए। ऑलरेडी आपने सब्सक्राइब कर दिया है तो थैंक यू सो मच। कमेंट्स में मुझे जरूर बताओ कि वीडियो कैसा लगा। क्या आपको चाहिए कि मैं और सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स के वीडियो डालूं? अगर चाहिए तो कमेंट्स में बताओ तो मैं कंसिडर करूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।